हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट्स जो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो भी 5th सेमेस्टर में, और उनकी जो बुक है क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी, इसकी सेकंड यूनिट के प्लेटो के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। मैं ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर एंड जो आपकी क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी है इसके ऊपर फर्स्ट यूनिट एंड जो सेकेंड यूनिट के 2 पार्ट है वो बना चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दिख जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। सो गाइस, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि हमने प्लेटो से रिलेटेड उनकी इन्फॉर्मेशन के बारे में फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, और उनकी जो रचनाएं थी और सुकरात और प्लेटो के बीच में क्या संबंध था उसके बारे में भी हमने मतलब कि जो ज्ञान था वो प्राप्त किया था। ठीक है, अब बात करेंगे हम जो ज्ञान के रूपों का सिद्धांत। ठीक है, इसके बारे में भी हमने नहीं, ये वाला भी हमारा टॉपिक हो चुका है। ठीक है, और दार्शनिक शासक, एक दार्शनिक कौन होता है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन, और दार्शनिक को शासन या शासन क्यों करना चाहिए, मतलब राजा महाराजा क्यों बनना चाहिए या फिर उसको देश पर राज क्यों करना चाहिए, इसके बारे में भी हमने पिछली वीडियो में जाना था। तो इस वीडियो में हम जानेंगे न्याय व्यवस्था के बारे में। न्याय व्यवस्था से रिलेटेड जो ओवरऑल इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखते हैं सबसे पहली इन्फॉर्मेशन अपनी न्याय व्यवस्था से रिलेटेड क्या निकल के आती है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। प्लेटो के अनुसार, देखो न्याय व्यवस्था अपना टॉपिक है, तो प्लेटो के अनुसार राज्य बड़े स्तर या लेवल पर, ठीक है, बड़े लेवल पर लोगों या व्यक्ति के लिए इच्छा है। ठीक है, राज्य क्या है, मतलब एक तरीके से राज्य, प्लेटो के अनुसार राज्य का मतलब कुछ और होता है। ठीक है, और अलग अलग जो वो है वो विद्वान, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग भी क्या होता है, राज्य का मतलब अलग अलग है। मतलब राज्य एक वर्ड है, उसको लेकर ना बहुत सारे क्या निकाले गए हैं मतलब। तो राज्य बड़े लेवल पर लोगों या व्यक्ति की क्या होती है, इच्छा है। ठीक है, लोगों को मतलब कि लोग इच्छा करते हैं कि हमारे पास भी क्या हो एक राज्य। परंतु न्याय का सिद्धांत राज्य से नहीं बल्कि व्यक्तियों से शुरू होता है। ठीक है, न्याय का जो सिद्धांत है वो राज्य को नहीं देखता, वो व्यक्तियों को देखता है, लोगों को देखता है। परंतु न्याय का सिद्धांत से नहीं बल्कि व्यक्ति से शुरू होता है। प्लेटो ने न्याय के अपने सिद्धांतों की शुरुआत की। प्लेटो ने जो न्याय का सिद्धांत बनाया वो खुद के लिए बनाया, मतलब कि उन्होंने अपने जो ओकेजन्स है वो रखे थे। ठीक है, उनकी क्या थॉट्स है न्याय के सिद्धांत को लेकर उन्होंने वो रखा, और उसी के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि ये पूरी की पूरी यूनिट प्लेटो से रिलेटेड है। तो प्लेटो के ही विचार हम ध्यान देंगे, उनके विचारों पर। ठीक है, तो प्लेटो के अनुसार राज्य और एक व्यक्ति के बीच कोई मौलिक अंतर नहीं है, मतलब कोई मेन अंतर नहीं है राज्य और एक व्यक्ति के बीच। हालांकि प्लेटो ये भी सोचते थे कि राज्य व्यक्ति का बड़ा रूप है, मतलब राज्य जो है ना वो व्यक्ति का बड़ा रूप है, क्योंकि राज्य के अंदर क्या है बहुत सारे लोग रहते हैं। तो एक तरीके से राज्य क्या हो गया बड़ा और व्यक्ति क्या हो गया छोटे। ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है प्लेटो के अनुसार इन दोनों के बीच में, राज्य और व्यक्ति। जैसे कि उनका मानना था कि जब कोई भी चीज़ आकार में बड़ी होगी तो परिस्थिति का विश्लेषण करना बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक होगा। जब कोई भी चीज़ क्या होगी बहुत बड़ी, ठीक है, जैसे कि राज्य क्या है व्यक्ति से बड़ा है, तो राज्य बड़ा होगा तो उसकी परिस्थिति का विश्लेषण करना बहुत ही ज़्यादा क्या होगा सुविधाजनक। ठीक है, उसकी परिस्थिति के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा, ऐसा प्लेटो का मानना है। प्लेटो के न्याय का विचार ना तो कानूनी है और ना ही न्यायिक है, और ना ही यह अधिकारों और कर्तव्य जैसी अवधारणाओं से संबंधित है। मतलब कानूनी भी नहीं है, न्यायिक भी नहीं है, और अधिकारों और जो कर्तव्य होते हैं, जो भी आपके कर्तव्य हैं, जैसे उसकी जिम्मेवारी भी होती है। जो भी कर्तव्य है ना, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर उसकी जिम्मेवारी ज़रूर होती है। तो जैसी अवधारणाओं से संबंधित है बता रखा है। प्लेटो के अनुसार व्यक्ति के स्तर पर न्याय का अर्थ, अब देखो यहाँ पे व्यक्ति के स्तर पे बता रखा है, राज्य के स्तर पे हम पढ़ चुके हैं। प्लेटो के अनुसार व्यक्ति के स्तर पर मतलब लोगों के लेवल पर न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने सार्वभौमिक योग्यता के अनुसार कार्य करता है। देखो प्लेटो क्या कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति है उसको न्याय तभी होगा जब वो अपनी जो भी उसके अंदर कैपेबिलिटी है कोई काम करने की, ठीक है, उसके अनुसार अगर वो काम करते हैं, या फिर सभी लोगों के लिए ये है कि जब सभी लोग अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करते हैं, जिसका अर्थ क्या निकलता है, कार्य व्यक्ति की आत्मा के प्रमुख पहलू पर आधारित होनी चाहिए, तभी व्यक्ति जोश के साथ कार्य करेगा। देखो अगर कोई काम करने में आपको मज़ा आता है और जिससे आपकी आत्मा भी संतुष्ट हो जाती है कि हाँ
मेरे को ये काम करना है, ठीक है, तो वो काम आप जोश के साथ करोगे, उसमें कभी आपको थकान महसूस भी नहीं होगी। मतलब ये नहीं है, आपको वो काम करने में इंटरेस्ट है तो आप क्या करोगे, उसे छोड़ोगे नहीं, ठीक है, कंसिस्टेंसी बनाए रखोगे, आप करते रहोगे, लगातार करते रहोगे। तो यही बात है ना, प्लेटो ने अपने वो व्यक्ति के स्तर पर जो न्याय का अर्थ है उसके अंदर बोली है कि व्यक्ति को जो काम करने में मज़ा आता है या फिर योग्यता है, वो काम करने के पहले तो योग्य होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग, अगर उसको वो योग्य है और उसकी आत्मा भी उससे संतुष्ट होती है तो उसको वो जो भी काम करेगा वो जोश के साथ करेगा, ठीक है, और उसको उसमें इंटरेस्ट भी रहेगा, ठीक है। प्लेटो के अनुसार राज्य के स्तर पर प्लेटो के अनुसार राज्य के स्तर पर न्याय का अर्थ यह दिया गया है कि शासक, योद्धा और उत्पादन वर्ग के 3 वर्ग ऐसे लोगों से बने हैं जिनकी आत्मा उनकी विशेषता से संबंधित है, ठीक है। मतलब ये 3 वर्ग है जो आपको नीचे दे रखे हैं। आत्मा को 3 भागों में बांटा गया है। देखो, पहला है तर्क, दूसरा है आत्म और तीसरा है शुद्धता, ठीक है। सद्गुण देखो, ज्ञान, साहस और संयम। और बाकी जो आपका तीसरा है वर्ग, शासक, सहायक, सैनिक और उत्पादन। तो ठीक है, 3 ही वर्ग होते हैं। शासक होता है या तो राजा महाराजा होंगे, या फिर उनके अंडर काम करने वाले सैनिक, या फिर जो सहायक होते हैं, ठीक है, वो हो सकते हैं। और उत्पादक मतलब जो किसी चीज़ को बनाता हो, या फिर किसी चीज़, एक तरीके से कह सकते हैं जो व्यापार के अंदर होता है, वही उत्पादक है, ठीक है। तो ये 3 है, ये इन तीनों भागों में बांटा गया आत्मा को। तो अपन ने ये जो है इसके बारे में पढ़ लिया है। अब देखते हैं थोड़ा अपना जो अगला है इसका शिक्षा व्यवस्था, ठीक है। शिक्षा व्यवस्था के बारे में हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में जानेंगे, एंड पूरी जो होगी आपकी विशेषता वगैरह शिक्षा व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो प्लेटो के द्वारा एक दार्शनिक शासक की कल्पना की गई थी तथा ऐसे राज्य की संकल्पना मतलब की कल्पना में प्लेटो द्वारा सबसे अधिक शिक्षा व्यवस्था को महत्व दिया गया था। प्लेटो के दार्शनिक शासक मतलब ऐसे शासक जो मतलब राजा महाराजा होते हैं वो, ठीक है, और उनके पास ज्ञान भी था। ऐसे शासक को क्या बोलते हैं, दार्शनिक शासक। और दूसरा अभिभावक या अभिजात वर्ग, उनको भी उस शिक्षा प्रणाली या व्यवस्था है उसके द्वारा ही चुनकर या चयनित करने की प्रक्रिया शामिल थी। अगर देखो, शासक को चुनना है या अभिजात वर्ग हो या अभिभावक हो, ठीक है, तीनों में से अगर किसी को भी शामिल होना है शिक्षा व्यवस्था में या किसी भी चीज़ में, तो नहीं, अगर उनको राजा महाराजा बनना है, जैसे कोई नॉर्मल व्यक्ति है, अगर वो अभिजात वर्ग में शामिल होना चाहता है या राजा महाराजा बनना चाहता है, तो प्लेटो के अनुसार उसको सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था के अंदर आना पड़ेगा, देन उसके बाद ही उसको चुना जाएगा, तभी वो दार्शनिक शासक या फिर अभिभावक या फिर अभिजात वर्ग बनने के योग्य होगा। शिक्षा का ध्येय मतलब कि शिक्षा का ध्यान मात्र औपचारिक ज्ञान प्रदान करना नहीं था, बल्कि शिक्षा व्यवस्था का निर्माण नैतिक सुधारों के लिए थे, ठीक है। शिक्षा व्यवस्था का जो मतलब कि इसलिए बनाई गई थी, वो औपचारिक ज्ञान नहीं बताता था। मतलब जैसे वो क्या होता है कि शिक्षा व्यवस्था के अंदर हम ज्ञान ही ज्ञान बटोरेंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन उसमें क्या होता है, साथ साथ ना ज्ञान तो दिया जाता है और साथ साथ उसमें प्लस पॉइंट ये भी है कि नैतिक मूल्य या नैतिक सुधार, मतलब कि अच्छी हैबिट या गुड मैनर्स जो होते हैं या गुड हैबिट्स, वो भी सिखाई जाती है, ठीक है। नैतिक सुधार जैसे कि हमें बड़ों से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ये सब मतलब नैतिक सुधार से रिलेटेड भी पॉइंट किसके अंदर रखे जाते हैं, शिक्षा व्यवस्था के अंदर रखे जाते हैं। तो एक तरीके से ये है, शिक्षा व्यवस्था का जो ध्यान है वो केवल ज्ञान बटोरना नहीं है, बल्कि नैतिक सुधार करना भी है, ठीक है। देखो, जिससे व्यक्ति की क्षमताओं का विकास किया जा सके, ठीक है, जिससे व्यक्ति की क्षमता का क्या होगा, विकास होगा शिक्षा व्यवस्था से और नैतिक सुधार उसके अंदर शामिल करने से। देखो, प्लेटो ने शिक्षा की 2 विपरीत प्रणालियों को मिलाने की कोशिश की। एक है स्पार्टन मॉडल और सेकंड अपना अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले इसका देखते हैं। स्पार्टन मॉडल जो सैन्य उत्कृष्टता और अनुशासन पर आधारित तथा एथेनियन मॉडल जो रचनात्मक और व्यक्तिगत उत्कृष्टता पर आधारित है, ठीक है। फर्स्ट वाला जो मॉडल है ना उसमें डिसिप्लिन पर है, ठीक है। स्पार्टन मॉडल में क्या है, डिसिप्लिन पे फोकस किया गया है। और एथेनियन मॉडल जो है उसमें कोई चीज़ बनाने पर या फिर पर्सनल जो चीज़ होती है उस पर फोकस किया गया, बाकी और कुछ नहीं है। तो इसमें केवल यही है। देखो, शिक्षा प्रणाली में ना 2 वो बनाए गए हैं, प्रणालियाँ बनाई गई है। स्पार्टन मॉडल है
स्पार्टन मॉडल में क्या होता है, जैसे कि अगर शिक्षा व्यवस्था कर रहे हो या शिक्षा प्राप्त कर रहे हो किसी से भी, तो उसमें डिसिप्लिन सबसे मेन है। तो डिसिप्लिन बना के रखोगे तभी कोई ज्ञान मिलेगा, या फिर डिसिप्लिन नहीं होगा तो फिर ज्ञान बटोरना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, जैसे स्कूल के अंदर होता है डिसिप्लिन बना के रखना पड़ता है, साइलेंट रहो, ठीक है, अपने टाइम पर स्कूल में आओ, ये सब। ठीक है, तो स्पार्टन मॉडल के अंदर डिसिप्लिन पर फोकस किया जाता है, और एथेनियन मॉडल पर कोई चीज़ बनाने या पर्सनल कोई चीज़ होती है उस पर फोकस किया जाता है। ठीक है, तो ये शिक्षा व्यवस्था के अंदर आती है कुछ बातें जो हमने अभी जानी। आई होप आपको ये इतना समझ आ गया होगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अपनी जो वीडियो है शिक्षा व्यवस्था के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, देन उसके बाद अपना जो चैप्टर है वो फिनिश कर देंगे। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। तो साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन को तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।